अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का वेलकम है। आज हम लेसन नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर्स कॉपी पर करेंगे। तो ये देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, अतीत में विदेशी किसे माना जाता था। ये मैंने आपको बुक में हाईलाइट करवाया था। देखिए मध्यकाल में लेसन नंबर और नेम डालने के बाद आप इस तरह से काम अपना स्टार्ट करें। मध्यकाल में गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो समाज और संस्कृति का अंग ना हो विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी या और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। यानी कि वो गांव से ही बाहर से कोई आया था, उसको अजनबी कह देते थे। ये नहीं कि देश के बाहर से आया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आपका सही गलत है। सन 700 के बाद के काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते। सही। इस काल के दौरान मराठों ने अपने राजनीतिक महत्व की स्थापना की। सही, मैंने बताया था ये आपको जब पढ़ा था हमने। कृषि केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ कभी कभी वनवासी अपनी ज़मीन से उखाड़ बाहर कर दिए जाते थे। सही, यानी कि जब बस्तियों का विस्तार होता था तो जो जंगलों में रहने वाले होते थे उनका घर तोड़ दिया जाता था। अगला देखिए, सुल्तान गयासुद्दीन बलबन असम, मणिपुर तथा कश्मीर का शासक था। गलत। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3। ये खाली जगह है आपकी, उतारिए इसको कॉपी पर और फिर इसको फिल कर दीजिए। अभिलेखागारों में डैश रखे जाते थे, दस्तावेज। ठीक है। ज़ियाउद्दीन बर्नी 14वीं सदी का एक इतिहासकार था। कौन था? ज़ियाउद्दीन बर्नी। डैश 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 और डैश इस महाद्वीप में इस काल के दौरान लाई गई कुछ नई फसलें थी। कौन सी नई फसलें आई थी? सभी ने पढ़ा था। आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इस काल में कुछ प्रौद्योगिकी परिवर्तनों की तालिका दें। मैंने आपको बताया था कि इस काल को परिवर्तन का युग भी कहा जाता है। बहुत सारे परिवर्तन हुए थे, तो हम लिखेंगे 700 से 1750 के बीच के 1000 वर्षों में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में क्या आ गए थे? आग्नेयास्त्र आ गए थे, यानी आग वाले हथियार, बारूद वाले का प्रयोग शुरू हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, इस काल के दौरान हुए कुछ मुख्य धार्मिक परिवर्तनों की जानकारी दें। मैंने बताया था आपको कि इस काल में बहुत ज़्यादा धार्मिक परिवर्तन हुए थे, मंदिर बनाए गए थे। आस्था व्यक्तिगत स्तर पर और सामूहिक स्तर पर था। हिंदू धर्म में नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और पुरोहितों का महत्व बढ़ा, जो कि ब्राह्मण हुआ करते थे। इस काल में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ, जो कि कर्मकांडों के आलोचक थे। अगला क्वेश्चन देखिए, पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ किस तरीके से बदला। ये मैंने आपको समझाया था कि किस तरीके से भाषा में भी परिवर्तन आया। पहले हिंदुस्तान का शब्द का अर्थ था केवल उत्तरी भारत, जिसमें कि देखिए कैसे लिखना है आपको। पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द के अर्थ में अनेक परिवर्तन हुए। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो गंगा यमुना के बीच स्थित क्षेत्र और पंजाब हरियाणा से था। उनका मतलब था सिर्फ ऊपर का भारत, पंजाब हरियाणा और गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र। लेकिन इसके बाद जब 16वीं सदी में बाबर ने इसका अध्ययन किया, इस उपमहाद्वीप का, तो उन्होंने पूरे भारत को फिर हिंदुस्तान लिखा, वहाँ का महाद्वीप। लिखिए, इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यानी कि पूरी संस्कृति को उन्होंने फिर हिंदुस्तान बताया। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। जातियों के मामले कैसे नियंत्रित किए जाते थे। जातियाँ स्वयं अपने अपने नियम बनाती थीं, जिसमें कि वे अपनी जाति के सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित कर सके। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, यानी कि एक टीम बन जाती थी और वो अपनी जाति के लोगों से अपनी जाति के नियमों का पालन करवाते थे, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत भी
कहा जाता था, लेकिन जातियों को अपने निवास के गांव के रिवाजों का भी पालन करना पड़ता था। इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ अपनी जाति के ही नियम नहीं फॉलो करने हैं, बल्कि पूरे गांव की करने हैं, गांव के भी करने हैं और जाति के भी करने हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं? सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से तात्पर्य उस साम्राज्य से है जो क्षेत्रीय राज्यों को मिलाकर बना हो, यानी कि छोटे छोटे क्षेत्र मिलकर जो राज्य बना हो, साम्राज्य बना हो, उसे कहते हैं, जैसे सल्तनत साम्राज्य, मुगल साम्राज्य आदि। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती हैं? ये मैंने आपको बताया था कि जब तक कागज़ नहीं था तो किस चीज़ पर लिखे जाता था इतिहास, किस चीज़ को पांडुलिपि होती थी, शिलालेख होते थे, पत्थर पे लिखे हुए या फिर तांबे पे लिखे हुए। तो उनसे इतिहास को जब लिखते थे इतिहासकार उनको देखकर, तो क्या क्या समस्या आती थी? कई बार पांडुलिपियों की लिखावट को समझने में दिक्कत आती थी। नंबर 2, आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपियाँ शायद ही कहीं मिल सके। मूल कहेंगे यानी कि पुरानी, सबसे पहली कॉपी, उसके बाद तो उसकी बार बार कॉपी होती रहती है। मूल पांडुलिपि की नई प्रतिलिपि बनाते समय, यानी कि जो पुरानी होती थी मूल लिपि, उससे जब हम नई प्रतिलिपि यानी उसकी कॉपी बनाते थे तो छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य बदल जाता था, है ना। अतः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियाँ एक दूसरे से बहुत अलग हो गई, यानी कि एक ही चीज़ है, एक ही लिपि है, एक ही बात है, लेकिन वो अलग हो गई लिखते लिखते जब उसकी बार बार कॉपी की गई। आगे देखिए, इतिहासकारों को बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता था। इसीलिए इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता था, यानी कि उनको सभी प्रतिलिपियों को पढ़ना पड़ता था और फिर वो देखते थे कि क्या फ़र्क है इनमें। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इतिहासकार अतीत को कालों का युग में कैसे विभाजित करते हैं? काल बताए थे मैंने आपको, 3 काल होते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। क्या इस कार्य में उनके सामने कोई कठिनाई आती है? अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। इन आधारों पर इतिहासकार को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में बांटा गया है। ये मैंने आपको बताया था, आदिकाल से 700 ईस्वी तक प्राचीन काल, 700 से 1750 ईस्वी यानी जो अब हम इस बुक में पढ़ रहे हैं वो है हमारा मध्यकाल, और उसके आगे आधुनिक काल। कालक्रम को विभाजित करते समय इतिहासकारों के सामने यह समस्या उत्पन्न होती है कि वे किस महत्वपूर्ण घटना के बाद कालक्रम का विभाजन करें, यानी कि वो ये सोचते रहते थे, क्या ये समझना मुश्किल हो जाता था कि कौन सी ऐसी घटना है जिससे हम अगला नेक्स्ट काल उसका शुरू करें, मतलब कहाँ पर कौन सी घटना पर ख़त्म करें इस काल को और नए काल को शुरू करें, ये उनके आगे समस्या आती थी। ठीक है, यहाँ पर आपके ये क्वेश्चन नंबर 10 तक यहाँ कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद ये 2 क्वेश्चन आपके एक्टिविटी वर्क हैं, ये आपको खुद करने हैं। अध्याय में दिए गए मानचित्र 1 अथवा मानचित्र 2 की तुलना उपमहाद्वीप के आज के मानचित्र से करें। आज का मैप लेकर आपको पुराने मैप से उसका कंपैरिजन करना है, तुलना करनी है। तुलना करते हुए दोनों के बीच जितनी भी समानताएं और असमानताएं मिलती हैं उनकी सूची बनाइए। ठीक है। दूसरा है, पता लगाइए कि आपके गांव या शहर में अभिलेख कहाँ रखे जाते हैं, इन अभिलेखों को कौन तैयार करता है, क्या आपके यहाँ कोई अभिलेखागार है, उसकी देखभाल कौन करता है, वहाँ किस तरह के दस्तावेज संग्रहित हैं, उनका उपयोग कौन लोग करते हैं। ये सब आपको जानकारी अपने तौर पर इकट्ठा करनी है और इन दोनों का क्वेश्चंस का आंसर लिखकर आप मुझे फ़ोटो सेंड करेंगे, और बुक का भी जो ये वर्क था बुक के क्वेश्चंस ये भी कंप्लीट करके आप फ़ोटो सेंड करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।